लास्ट एपिसोड में हमने देखा था आइंस्टाइन ने नेस्ट में मौजूद अंडे को फोड़ दिया था, जिससे उसे एक हेलो टाइप की केडबर्ड रैंक की बीच सोल हासिल हुई थी। इस वजह से अभी के लिए काफ़ी ज़्यादा खुश था। बाद में अगले दिन जब यूरेन केडबर्ड रैंक के होस्ट आंखों वाले बीस्ट किंग को बुरी तरह से घायल कर देती है, तब आइंस्टाइन उस पर आखिरी हमला कर देता है एंड उसे इस बीस्ट की बीस्ट सोल भी मिल जाती है। अभी के लिए आइंस्टाइन काफ़ी ज़्यादा खुश था। अब आगे आइंस्टाइन का मन खुशी से नाचने को हो रहा था। इधर जब यूरेन देखती है कि आइंस्टाइन ने आखिरी हमला कर कर उससे उसका शिकार छीन लिया है, तो उसे आइंस्टाइन पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। लेकिन आइंस्टाइन अभी के लिए हवा में उड़ रहा था एंड उससे काफ़ी ज़्यादा दूर था। ऐसे में वो आइंस्टाइन का कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती थी। इस वजह से अभी के लिए उसे आइंस्टाइन को इग्नोर कर कर आगे बढ़ना ही पड़ता है। आगे बढ़ते बढ़ते वो अभी के लिए नेस्ट के अंदर आ चुकी थी, लेकिन अंदर जाकर जब वो देखती है तो उसे वहाँ पर वो फूटा हुआ अंडा दिखाई पड़ता है। वो तुरंत समझ जाती है कि इस अंडे को भी आइंस्टाइन ने ही फोड़ा है एंड अब उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुँच गया था। उसका मन तो कर रहा था कि वो अभी जाकर आइंस्टाइन को मार दे, लेकिन अभी के लिए वो चाहकर भी आइंस्टाइन को नहीं मार सकती थी। पर उसने डिसाइड कर लिया था कि फ्यूचर में जब भी उसे मौका मिलेगा वो आइंस्टाइन को ज़िंदा नहीं छोड़ेगी। आइंस्टाइन ने उसका बहुत ज़्यादा लॉस कराया था। ऐसे में अब वो आइंस्टाइन से लगभग नफरत करने लगी थी। वहीं आइंस्टाइन मौका देखकर सीधा जाकर उस केडबर्ड रैंक के होस्ट आंखों वाले बीस्ट किंग की बॉडी को उठाता है एंड दूर ले जाकर उसे रोस्ट कर कर खा जाता है, जिससे उसे कुछ केडबर्ड रैंक की जीन पॉइंट्स हासिल होते हैं। अगले कुछ दिनों तक आइंस्टाइन उसी टापू पर रुकता है। अभी के लिए वो यूरेन के ग्रुप से छिप रहा था। ऐसा नहीं था कि वो यूरेन के ग्रुप से डर रहा था, बस वो किसी भी तरह की फालतू मुसीबत में नहीं पड़ना चाहता था। अभी के लिए आइंस्टाइन उस टापू पर लेटा सामने के नज़ारे को देख रहा था। तभी उसे समुद्र में कुछ शिप्स दिखाई पड़ती हैं। ये ज़रूर रेस्क्यू टीम थी जो यूरेन एंड उसके ग्रुप को बचाने के लिए यहाँ पर आई थी। यूरेन एंड उसके सभी ग्रुप के साथी उन शिप्स के पास जाते हैं। इधर फूशन अभी भी आइलैंड की तरफ देख रहा था, तो यूरेन कहती है, आखिर तुम क्या देख रहे हो? इस पर फूशन उसे कहता है, मैं अभी के लिए उस आइलैंड को देख रहा हूँ जहाँ पर हम पिछले 2 सालों से फंसे हुए थे। इस पर यूरेन उसे घूरते हुए कहती है, क्या तुम आइंस्टाइन के बारे में सोच रहे हो या तुम्हें उसकी चिंता हो रही है? तो इस पर फूशन कहता है, हम पहले ही पूरा का पूरा आइलैंड छान चुके हैं, लेकिन हमें वो आइलैंड पर कहीं नहीं मिला। शायद वो पहले ही यहाँ से जा चुका है। अभी के लिए यूरेन को फूशन पर गुस्सा आ रहा था, क्योंकि फूशन ने कभी भी आइंस्टाइन को मारने में उसका साथ नहीं दिया था। फूशन असल में स्पेशल टीम से था। ऐसे में वो यूरेन की सिर्फ रक्षा करने के लिए यहाँ पर आया था। वो लोग यूरेन के लिए किसी को मारने के लिए बाध्य नहीं थे। इस वजह से यूरेन के लिए उसने कभी भी आइंस्टाइन से फाइट नहीं की थी। उसे बस अपने ग्रुप के लोगों की चिंता थी, बाकी उसे यूरेन से कुछ खास लेना देना नहीं था। इस वजह से उसने यूरेन का हर एक ऑर्डर नहीं माना था एंड यही वजह थी कि अभी के लिए आइंस्टाइन सुरक्षित बच पाया था। यूरेन फूशन का कुछ बिगाड़ नहीं सकती थी, क्योंकि उसमें भी स्पेशल टीम से टक्कर लेने की हिम्मत नहीं थी। इस वजह से वो खून का घूंट पीकर रह जाती है। तभी के शिप पर आते ही वो शिप अपने डायरेक्शन में आगे बढ़ने लगती है। इधर आइंस्टाइन जल्दी से अपने पंख बाहर निकालता है एंड उन शिप्स का पीछा करने लगता है। वो जानता था इन शिप्स का पीछा करते करते वो ज़रूर किसी बेस या शेल्टर में पहुंच जाएगा। इस वजह से अभी के लिए उनका पीछा कर रहा था। काफ़ी दिनों तक इनका पीछा करने के बाद फाइनली वो लोग एक जगह पर पहुंच गए थे। इस जगह को शूलैन शेल्टर कहा जाता था। आइंस्टाइन यूरेन के ग्रुप से बचते बचाते हुए शूलैन शेल्टर में थोड़ा घूमता है, जिसके बाद वो सीधा ब्लैक हॉक मिलिट्री स्कूल के लिए टेलीपोर्ट हो जाता है। उसे ब्लैक हॉक मिलिट्री स्कूल से गए लगभग 1-1.5 साल बीत गया था। इस 1-1.5 साल में उसका किसी के साथ कांटेक्ट नहीं था। इस वजह से बहुत से लोगों को ऐसा लग रहा था कि आइंस्टाइन डेमन वर्ल्ड में मारा जा चुका है। लेकिन आज जब उसके दोस्त इतने टाइम बाद आइंस्टाइन को वहाँ पर देखते हैं तो लोग तुरंत आइंस्टाइन से लिपट जाते हैं
उन्हें सच में हानशेन की काफ़ी ज़्यादा चिंता हो रही थी। वो लोग कहते हैं कि हमें तो लगा था कि तुम डेमन वर्ल्ड में मारे जा चुके हो, पर अच्छी बात यह है कि तुम लौट आए हो, वो भी जिंदा। पर तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुम्हें पता है तुम्हारी चिंता के चलते यानरन कितनी ज़्यादा परेशान हो गई थी। पिछले 1 साल में उसने ठीक से खाना तक नहीं खाया था। अभी के लिए वो बहुत ज़्यादा पतली हो चुकी है। तुम अगर उसे देखोगे तो पहचान तक नहीं पाओगे। इस पर हानशेन पूछता है, अभी के लिए यानरन कहाँ पर है? तो सभी उसे बताते हैं कि यानरन आर्मी में अपॉइंट हो चुकी है। अभी के लिए हानशेन अगर चाहे भी तो उससे कांटेक्ट नहीं कर पाएगा। अगर उसे यानरन से कांटेक्ट करना है तो उसे उन दिनों का इंतज़ार करना होगा जब यानरन छुट्टियों पर वापस लौट कर आएगी। हानशेन ये बात समझ रहा था। वो जानता था आर्मी के काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल थे। इस वजह से अभी के लिए चाहकर भी यानरन से कांटेक्ट नहीं कर सकता था। उसे अभी के लिए अपने एकेडमिक्स भी अच्छी तरह से कंप्लीट करने थे। इस वजह से वो तुरंत स्टडी में लग जाता है। उसका काफ़ी सारा बैकलॉग लगा था। हानशेन को इस बैकलॉग को जल्द से जल्द निकालना था। वो पढ़ाई कर ही रहा था, तभी उसके पास उसकी मॉम का कॉल आता है। थोड़ी देर तक अपनी मॉम के साथ बात करने पर तो समझ गया था कि उसके फ़ोन ना उठाने की वजह से एंड इतने टाइम गायब रहने की वजह से उसकी मॉम काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुकी हैं। काफ़ी देर तक हानशेन उन्हें समझाता है, तब जाकर वो शांत होती हैं। अगले 1 हफ्ते में अपने सभी बैकलॉग कंप्लीट करने के बाद हानशेन सीधा जाकर पिंगक्विन से मिलता है। वो लोग अभी के लिए क्वीन रेस्टोरेंट में बैठे हुए थे। पिंगक्विन हंसते हुए कहती है, तो तुमने रुयन को बेवकूफ़ बनाया। ये तो सच में काफ़ी कमाल की बात है। क्या तुम नहीं जानते हो वो कितनी ज़्यादा सन की लड़की है? इस पर हानशेन मुस्कुराते हुए कहता है, अब जो हुआ सो हुआ। बस तुम मुझे इतना बताओ, क्या तुम मुझे स्टील आर्मर बेस दोबारा से पहुंचा सकती हो? मैं अभी के लिए शूलैंड शेल्टर में हूँ एंड वहाँ से मुझे स्टील आर्मर बेस जाना है। क्या इसका कोई रास्ता है? इस पर पिंगक्विन उसे घूरते हुए कहती है, अगर आज से कुछ महीने पहले की बात होती तो मैं तुमसे यही कहती कि तुम्हें स्टील आर्मर बेस नहीं लौटना चाहिए, क्योंकि शैंटियान तुम्हें वहाँ लौटने के बाद ज़िंदा नहीं छोड़ेगा। पर लकीली शैंटियान अपने सभी जीन पॉइंट्स कंप्लीट कर कर एक इवॉल्वर बन चुका है एंड अभी के लिए दूसरे डेमन वर्ल्ड में जा चुका है। इस वजह से तुम स्टील आर्मर बेस जा सकते हो। बस उसके लिए तुम्हें मेरा वॉरियर गॉड फाइटिंग क्लब ज्वाइन करना होगा। तो बोलो, क्या तुम ज्वाइन करोगे? इस पर हानशेन शॉक होकर कहता है, ये शैंटियान सच में दूसरे डेमन वर्ल्ड में जा चुका है? इस पर पिंगक्विन हाँ में सिर हिला देती है। हानशेन ने अभी के लिए वॉरियर गॉड फाइटिंग क्लब को ज्वाइन करने का ऑफर रिजेक्ट कर दिया था। उसे सच में किसी भी फाइटिंग क्लब में शामिल होने की कोई इच्छा नहीं थी। ये सुनकर पिंगक्विन उसे समझाती है, अगर तुम्हें शूलैंड शेल्टर से स्टील आर्मर बेस जाना है तो तुम्हें रास्ते में पड़ने वाले 5 बेसेस से गुजरना होगा। उस दौरान वहाँ पर तुम्हें हमारे वॉरियर गॉड फाइटिंग क्लब के लोग मिलेंगे जो तुम्हें सेफली स्टील आर्मर बेस तक पहुँचाने में मदद कर सकते हैं। लेकिन अगर तुम वॉरियर गॉड फाइटिंग क्लब ज्वाइन नहीं करोगे तो ऐसे में तुम्हें नेस्ट में मिली उस स्केटबर्ड रैंक की बीस्ट सोल मुझे देनी होगी, क्योंकि वो किसी भी वेपन की पावर काफ़ी ज़्यादा बढ़ा सकती है। ऐसे में मेरे बहुत ही काम की है। तो बोलो, तुम कौन सी शर्त मानना चाहोगे? मुझे स्केटबर्ड रैंक की बीस्ट सोल देना चाहोगे या हमारा फाइटिंग क्लब ज्वाइन करना चाहोगे? इस पर हानशेन कहता है, मैं इन दोनों में से कोई भी शर्त मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। एक काम करो, तुम मुझे बस मैप दे दो। उस मैप के ज़रिए मैं खुद ही शूलैंड शेल्टर से स्टील आर्मर बेस चला जाऊँगा। ऐसे में तुम्हें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी एंड इसके लिए मुझे भी तुम्हें कम पे करना होगा। इस पर पिंगक्विन मान जाती है। हानशेन को उसे 5 म्यूटेंट रैंक की बीस्ट सोल देनी पड़ती हैं, जिसके बाद पिंगक्विन उसे मैप प्रोवाइड कर देती है। लेकिन शूलैंड शेल्टर से स्टील आर्मर बेस तक की अपनी जर्नी शुरू करने से पहले हानशेन सीधा जाकर प्रोफेसर शैन से मिलता है एंड उन्हें बताता है कि वो अभी के लिए यिंग यांग ब्लास्ट की फर्स्ट स्टेज पर पहुंच चुका है। ये सुनकर प्रोफेसर शैन काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। इसके बाद हानशेन उनसे पूछता है कि सेंट हॉल के पास ऐसे कोई हाइपर जीनाट है जिसकी डिस्ट्रक्टिव फोर्स बहुत ज़्यादा हो, लेकिन उसे एक नॉन इवॉल्वर भी यूज़ कर सके। इस पर प्रोफेसर शैन उसे समझाते हैं
कि अभी के लिए तो उनके पास ऐसी कोई हाइपर जीनाट नहीं है। एंड रही बात डिस्ट्रक्टिव फोर्स की, तो अगर वो तेज़ी से यिनैंग ब्लास्ट में प्रोग्रेस करता है तो यिनैंग ब्लास्ट का यूज़ कर ही वो अपने डिस्ट्रक्टिव फोर्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ा सकता है। एंड अगर वो इसके मैक्सिमम लेवल पर पहुंच गया तो वो इजीली सिर्फ अपने हाथ से एक म्यूटेंट रैंक या स्केर्डबर्ड रैंक के बीस्ट को मार सकता है। लेकिन हानशन अभी के लिए जानता था कि यिनैंग ब्लास्ट में प्रोग्रेस करने में उसे काफ़ी ज़्यादा समय लगने वाला है। इस वजह से वो कहता है कि आप मुझे किसी और हाइपर जीनाट के बारे में ही बताइए। ये सुनकर प्रोफेसर शैन सोच में पड़ जाते हैं एंड फिर उसे ईविल मंत्रा नाम की एक मार्शल आर्ट टेक्निक के बारे में बताते हैं। वो बताते हैं कि ये उन्हें एंशिएंट स्क्रिप्चर से मिली है, लेकिन इसके काफ़ी सारे माइनस पॉइंट्स हैं। जब भी कोई इंसान इसे प्रैक्टिस करता है तो इसकी प्रैक्टिस शुरू करने के बाद उस इंसान को बहुत ज़्यादा भूख लगना शुरू हो जाती है। तो इंसान कितनी भी ज़्यादा कोशिश करे लेकिन वो चाहकर भी अपनी भूख को कंट्रोल नहीं कर पाता है। वो जितना खाता है उतनी ही ज़्यादा भूख बढ़ती जाती है। ऐसे में बहुत से लोग जिन्होंने पहले इसकी प्रैक्टिस करने की कोशिश की थी, उन्होंने बीच में इसकी प्रैक्टिस छोड़ दी थी क्योंकि किसी से भी भूख बर्दाश्त नहीं हुई थी। इसके इसी माइनस पॉइंट की वजह से आज तक कोई भी इसकी फर्स्ट स्टेज तक भी नहीं पहुंच पाया है। अगर तुम चाहो तो इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि इसकी प्रैक्टिस करने के बाद जब तुम फर्स्ट स्टेज पर पहुंच जाओगे तब तुम्हारे पास कमाल की डिस्ट्रक्टिव फोर्स आ जाएगी। ये सुनकर हानशन सोच में पड़ जाता है एंड फाइनली वो डिसाइड करता है कि वो ईविल मंत्रा की प्रैक्टिस करेगा। वो ईविल मंत्रा को परचेस करता है एंड उसकी प्रैक्टिस शुरू कर देता है। अगले दिन से ही हानशन चूलैन शेल्टर से स्टील आर्मर बेस तक की अपनी जर्नी शुरू कर देता है। अभी के लिए वो तेज़ी से स्टील आर्मर बेस की ओर बढ़े जा रहा था। रास्ते में उसे कुछ बीस्ट भी मिलते हैं जिनका हानशन शिकार करता है। उसने डिसाइड किया था कि स्टील आर्मर बेस पहुंचने के बाद वो इनकी बीस्ट सोल को बेचकर काफ़ी अच्छे पैसे कमाएगा। इस दौरान ईविल मंत्रा की प्रैक्टिस करने की वजह से उसे बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। वो जितना खा रहा था उतनी उसकी भूख बढ़ती जा रही थी। एक टाइम तो ऐसा आ गया था कि अभी के लिए उसके पेट में खाने के लिए 1 इंच जगह तक नहीं बची थी, फिर भी उसे भूख लगी थी। अभी के लिए वो समझ नहीं पा रहा था तो किस तरह अपनी इस भूख को कंट्रोल कर सकता है, क्योंकि इस भूख ने उसे बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया था। अचानक से उसके मन में पता नहीं क्या आता है। वो जल्दी से अपने आइस जेट स्किन को एक्टिवेट करता है। जैसे वो ऐसा करता है, अचानक से उसकी बॉडी में एक ठंडक दौड़ना शुरू हो जाती है। अब तक उसकी बॉडी का टेम्परेचर जो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ था भूख की वजह से, वो धीरे धीरे कम होने लगता है एंड टेम्परेचर के साथ साथ उसकी भूख भी कम होने लगती है। ये देखकर फाइनली हानशन राहत की सांस लेता है। अब सफ़र में उसे जब भी बहुत ज़्यादा भूख लगती थी और उसके पेट में खाने को जगह नहीं होती थी, तब वो अपने आइस जेट स्किन का यूज़ कर अपने इस भूख को कंट्रोल कर लिया करता था। इस वजह से अभी के लिए वो भूख से ज़्यादा परेशान नहीं हो रहा था, साथ ही साथ ईविल मंत्रा में और ज़्यादा प्रोग्रेस भी करता जा रहा था। हानशन की जर्नी लगभग 6 महीने तक जारी रहती है। इस दौरान लकीली वो फर्स्ट स्टेज पर पहुंच गया था। हाँ, वो ईविल मंत्रा की फर्स्ट स्टेज पर पहुंच गया था एंड इस वजह से अभी के लिए काफ़ी ज़्यादा खुश भी था, क्योंकि ईविल मंत्रा की फर्स्ट स्टेज पर पहुंचने के बाद उसकी डिस्ट्रक्टिव फोर्स बहुत ज़्यादा खतरनाक हो गई थी। अभी के लिए उसकी पावर इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि वो क्विंजुआन के एटॉमिक फिजन को भी टक्कर दे सकता था, वो भी बहुत ही ईजीली। अभी के लिए हानशन बहुत ज़्यादा खुश था, क्योंकि अब उसके पास एक रास्ता था जिसके साथ वो सुपर बीस्ट का शिकार कर सकता था। लेकिन इस रास्ते पर आगे बढ़ने से पहले उसे कुछ तैयारी करनी थी। इनमें सबसे पहली तैयारी थी कोई ऐसा वेपन ढूंढना जिसके साथ वो सुपर बीस्ट पर घाव कर सके। उसे याद था कि उस स्केर्डबर्ड रैंक का भाला जो उसके पास था वो एक सुपर बीस्ट की आंखों तक चोट नहीं पहुंचा पाया था एंड उसके पास मौजूद बाकी वेपन्स भी उसे कोई चोट नहीं पहुंचा पाए थे। ऐसे में हानशन को अभी के लिए कुछ ऐसा करना था जिससे उसके पास मौजूद सभी वेपन्स की पावर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाए। उसके पास हेलो बीस्ट सोल तो थी, लेकिन साथ ही साथ
अभी के लिए उसे और ज़्यादा तैयारी की ज़रूरत थी, क्योंकि सुपर बीस्ट को मारना बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला था। फाइनली काफ़ी दिनों के बाद हानशेन स्टील आर्मर बेस पहुंच गया था। उसकी हालत अभी के लिए बद से बदतर हो चुकी थी। रास्ते में ईविल मंत्र प्रैक्टिस करने की वजह से उसका वज़न बहुत ज़्यादा कम हो गया था, बट अब वो फर्स्ट स्टेज पर पहुंच गया था। इस वजह से उसकी भूख कंट्रोल में आ गई थी। ऐसे में अब उसे बस प्रोग्रेस पर ध्यान देना था। उसे अब भूख की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। वो पिछले काफ़ी समय से स्पेशल टीम से दूर था, इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो सीधा स्पेशल टीम से जाकर मिलेगा। हानशेन अपने कमरे से सीधा स्पेशल टीम के बेस पर आ जाता है। हानशेन को इतनी देर बाद देखकर सभी लोग शॉक हो गए थे, बट उसे वापस लौटा देख सभी लोग खुश भी थे। सभी उसे बताते हैं कि पिछले 1-1.5 साल से जब वो गायब था, तब सभी ने ये मान लिया था कि वो मर चुका है। यहाँ तक कि स्पेशल टीम के ऑफिशियल्स ने तक मान लिया था कि तुम मर चुके हो, एंड इस वजह से उन्होंने यांगली को स्पेशल टीम का अगला कैप्टन बनाने का ऑफर दिया था। लेकिन यांगली ने उस ऑफर को तुरंत रिजेक्ट कर दिया था, ये कहकर कि तुम कभी भी मर नहीं सकते हो एंड एक दिन ज़रूर जिंदा लौटोगे। साथ ही साथ वो अभी के लिए स्पेशल टीम की कैप्टन बनने के लायक नहीं है। ये बात सुनकर तो हानशेन भी शॉक हो गया था। उसे नहीं लगा था कि यांगली के मन में उसके लिए इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट आ गई होगी। खैर, अब वो सीधा जाकर यांगली से मिलता है एंड उसे थैंक यू बोलने की कोशिश करता है, बट यांगली उसे थैंक यू बोलने का मौका देती ही नहीं है। वो लोग कुछ बातें करते हैं। इस दौरान हानशेन को पता चलता है कि पिछले 1-1.5 साल में स्पेशल टीम में क्या क्या हुआ है। स्पेशल टीम में बहुत सी चीज़ें हुई थी, पर अच्छी बात ये थी कि कोई गड़बड़ नहीं हुई थी। इस वजह से हानशेन अभी के लिए रिलैक्स कर सकता था। हानशेन वहाँ से दोबारा अपने कमरे में लौट आता है। अभी के लिए वो अपने ख्यालों में गुम था कि आखिर वो किस तरह एक सुपर बीस्ट को मार सकता है। पर तभी अचानक से उसे कमरे से एक आवाज़ आती है, जैसे कि कोई किसी पिंजरे से लगातार टकरा रहा हो। हानशेन उस आवाज़ को सुनकर शॉक हो जाता है एंड जल्दी से उस डायरेक्शन में भागता है। कुछ ही पलों में वो अपने कमरे में मौजूद पिंजरे के सामने था। उस पिंजरे के अंदर अभी के लिए एक बीस्ट कैद था, जिसे हानशेन ने आज से 1-1.5 साल पहले वो क्रिस्टल खिलाया था। लेकिन वो बीस्ट अभी के लिए देखने में काफ़ी अजीब लग रहा था। हानशेन ज़्यादा नहीं सोचता है एंड उस बीस्ट को मार देता है। उस बीस्ट के मरते ही हानशेन की पावर स्क्रीन पर नोटिफिकेशन आता है, आपने सुपर बीस्ट लिटिल बीस्ट को मारा है। आपको इसकी बीस्ट सोल हासिल नहीं हुई है। 0 से 10 सुपर जीन पॉइंट्स हासिल करने के लिए आप इसके लाइफ एसेंस को कंज्यूम कर सकते हैं। ये सुनकर हानशेन शॉक हो गया था। वो शॉक के साथ कहता है, सुपर बीस्ट? क्या इस क्रिस्टल ने इस नॉर्मल से बीस्ट को सुपर बीस्ट बना दिया था? क्या इस क्रिस्टल के पास ये काबिलियत भी है? अभी के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड लग रहा था। उसे पता नहीं था कि वो किस तरह एक सुपर बीस्ट को मार सकता है, लेकिन अभी के लिए उसे ये पता चल रहा था कि ये क्रिस्टल एक नॉर्मल बीस्ट को सुपर बीस्ट में बदल सकता है। ऐसे में हानशेन को फ्यूचर में सुपर बीस्ट की तलाश में ज़्यादा मुश्किल नहीं आने वाली थी, क्योंकि अब एक क्रिस्टल खिलाकर वो अपना खुद का एक सुपर बीस्ट बना सकता था। बस दिक्कत की बात ये थी कि उस सुपर बीस्ट को बनने में लगभग 1-1.5 साल लगते थे एंड हानशेन के पास उतना ज़्यादा टाइम नहीं था। इधर ब्लैक हॉक मिलिट्री स्कूल में हमें अभी के लिए जिया नाम के एक बंदे को दिखाया जाता है, जो हैंड ऑफ गॉड गेम खेल रहा था। कुछ ही पलों में वो हैंड ऑफ गॉड में हैंड ऑफ गॉड के प्रेसिडेंट को 20 पॉइंट से हरा देता है। इस पर उसका दोस्त उसे कॉन्ग्रेचुलेट करता है। ये सच में काफ़ी ज़्यादा कमाल की बात थी, क्योंकि हानशेन के बाद पूरी ब्लैक हॉक मिलिट्री स्कूल तो छोड़ो, पूरी कंट्री में ऐसा कोई नहीं आया था कि जो ब्लैक हॉक मिलिट्री स्कूल के प्रेसिडेंट को 20 पॉइंट से हरा सके। अभी के लिए सभी लोग उसकी तारीफ कर रहे थे। तभी उसका एक साथी उसके पास आता है एंड उसे बताता है, जिया क्या तुम्हें पता है हानशेन लौट आया है। ये सुनते ही जिया तेज़ी से हानशेन की तलाश में भागने लगता है। इधर हमें हानशेन को दिखाया जाता है, जो अभी के लिए स्टील आर्मर बेस में घूम रहा था। वो अभी के लिए यही सोच रहा था कि आखिर वो किस तरह अपने सुपर जीन पॉइंट्स कंप्लीट कर सकता है। उस लिटिल बीस्ट के लाइफ जीन एसेंस को कंज्यूम करने के बाद हानशेन को लगभग 9 और जीन पॉइंट्स मिले थे एंड अब उसके पास टोटल 19 सुपर जीन पॉइंट्स आ गए थे,
बट दिक्कत की बात ये थी कि वो क्रिस्टल एक नॉर्मल बीस्ट को सुपर बीस्ट में बदलने में लगभग 1-1.5 साल लेता था। ऐसे में हाइंशैन को उसमें बहुत ज़्यादा समय लगने वाला था। अगर वो उस क्रिस्टल के भरोसे बैठता तो उसे अपने सुपर जीन पॉइंट्स कंप्लीट करने में 8 से 10 साल लग जाते एंड हाइंशैन के पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं था। अभी वो अपने इन्हीं ख्यालों में गुम था, तभी पीछे से आवाज़ आती है, हाइंशैन रुको। हाइंशैन पीछे मुड़कर देखता है, वहाँ पर अभी के लिए एक लड़का खड़ा था। हाइंशैन कहता है, आखिर तुम कौन हो? इस पर वो लड़का कहता है, मेरा नाम जिंग जिया है, मैं फर्स्ट ईयर का एक स्टूडेंट हूँ। क्या तुम मेरे साथ एक आर्चरी मैच खेलना चाहोगे? मैं तुमसे आर्चरी में बहुत कुछ सीखना चाहता हूँ, क्या तुम मुझे सिखाओगे? इधर जो कोई भी जिया की बात सुनता है वो आपस में बातें करने लगता है। क्या जिया अब हाइंशैन को चैलेंज कर रहा है? तो इस पर दूसरा कहता है, हाँ लगता तो ऐसा ही है। मैंने सुना है कि जिया ने वॉर मशीन डिपार्टमेंट, हैंड ऑफ गॉड डिपार्टमेंट एंड आर्चरी डिपार्टमेंट के सभी बेस्ट स्टूडेंट को हराया है। यहाँ तक कि उसने इनके प्रेसिडेंट तक को हरा दिया है एंड शायद वो हाइंशैन को भी हराना चाहता है। अभी के लिए ये सब लोग यहाँ बातें कर रहे थे, वहीं हाइंशैन अचानक से इस चैलेंज से शॉक हो गया था। वो थोड़ा सोचकर कहता है, देखो भाई, अभी के लिए मेरे पास इन चीज़ों के लिए टाइम नहीं है, लेकिन हाँ, अगर मुझे फ्यूचर में टाइम मिलेगा तो मैं तुम्हें ज़रूर सिखाऊंगा। ये कहकर हाइंशैन वहाँ से जाने लगता है। उसने जिया को सीरियसली नहीं लिया था, लेकिन हाइंशैन को वहाँ से जाता देख जिया उसे रोकता है एंड कहता है, जीवू मेरा बड़ा भाई है एंड मैं उसका छोटा भाई हूँ। जीवू का नाम सुनकर हाइंशैन याद करने लगता है कि आखिर जीवू कौन है एंड कुछ ही पलों में उसे याद आ जाता है कि जीवू तो वही बंदा है जिसे आज से कुछ सालों पहले उसने मिलिट्री लीग में हराया था एंड जो सेंट्रल मिलिट्री एकेडमी से बिलोंग करता था। लेकिन जीवू का नाम सुनकर भी हाइंशैन नहीं रुकता है। वो बस एक पल के लिए उसे पीछे मुड़कर देखता है एंड जिया से कहता है, अगर तुम जीवू के भाई हो तो ये बहुत अच्छी बात है। तुम मेरी तरफ से जीवू को हाई बोलना एंड कहना कि मैं उसे मिस कर रहा था। ये कहकर हाइंशैन वहाँ से जाने लगता है। इधर हाइंशैन को जिया को इग्नोर करता देख सभी को ऐसा लगने लगता है कि हाइंशैन अभी के लिए जिया से डर चुका है। हाइंशैन के ऐसे बिहेवियर ने जिया को गुस्सा दिला दिया था। जिया असल में हाइंशैन को हराना चाहता था और ये प्रूव करना चाहता था कि आज से कुछ सालों पहले जब हाइंशैन ने मिलिट्री लीग में जीवू को हराया था, तब जीवू बस इस वजह से हारा था क्योंकि जीवू के कोच ने कोई सही स्ट्रेटजी नहीं बनाई थी एंड उस टाइम पे हाइंशैन का लक कुछ ज़्यादा ही अच्छा था, वरना हाइंशैन की इतनी औकात नहीं थी कि वो जीवू को हरा सके। अभी के लिए वो हाइंशैन को हराकर यही साबित करना चाहता था कि वो जीवू को हराने के लायक नहीं है। वो अपने बड़े भाई जीवू को बहुत ज़्यादा मानता था। उसकी नज़र में जीवू एक ऐसा इंसान था जो कभी किसी से हार नहीं सकता है। ऐसे में जब हाइंशैन ने जीवू को हराया था, तब ये बात उसे बिल्कुल भी डाइजेस्ट नहीं हुई थी एंड उसने डिसाइड किया था कि एक दिन वो हाइंशैन को हराकर ये साबित कर कर रहेगा कि हाइंशैन जीवू के सामने कुछ नहीं है। हाइंशैन को हराने के लिए ही उसने सेंट्रल मिलिट्री स्कूल छोड़कर ब्लैक हॉक मिलिट्री स्कूल ज्वाइन किया था। लेकिन पिछले 1.5 साल से हाइंशैन तो गायब ही था एंड आज जब वो उससे मिला था तब भी उसे इग्नोर कर रहा था। ये बात जिया को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी, लेकिन वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था। इधर सभी को इग्नोर करते हुए हाइंशैन वहाँ से ग्लैडिएटर प्लेटफॉर्म के पास आता है एंड ग्लैडिएटर प्लेटफॉर्म में लॉग इन करता है। ग्लैडिएटर प्लेटफॉर्म वॉरियर गॉड फाइटिंग क्लब की एक ऑनलाइन कम्युनिटी थी जहाँ पर नॉन इवॉल्वर्स एंड इवॉल्वर्स फाइट कर सकते थे। यहाँ की एक एडवांटेज ये थी कि यहाँ पर फाइट करने के लिए रजिस्ट्रेशन करते वक्त एक इंसान को ये मेंशन नहीं करना पड़ता था कि वो एक इवॉल्वर है या नॉन इवॉल्वर है। हाँ, अगर वो चाहे तो कर सकता था, लेकिन ये कंपलसरी नहीं था। हाइंशैन इसी चीज़ का फ़ायदा उठाकर अभी के लिए एक नॉन इवॉल्वर होते हुए इवॉल्वर्स को चैलेंज करना चाहता था, क्योंकि वो इवॉल्वर्स की मार्शल आर्ट टेक्निक सीखना चाहता था। एक नॉन इवॉल्वर होने की वजह से वो कभी भी सेंट हॉल से इवॉल्वर की मार्शल आर्ट नहीं खरीद सकता था। ऐसे में उसे अभी के लिए इसी रास्ते के ज़रिए इवॉल्वर्स की मार्शल आर्ट टेक्निक सीखनी थी एंड वो ऐसा करने वाला भी था। वो जल्दी से
ग्लैडिएटर प्लेटफॉर्म पर लॉग इन करता है एंड अपने लिए एक अपोनेंट ढूंढने लगता है। कुछ ही पलों में रैंडमली वो एक अपोनेंट के साथ असाइन हो जाता है। उसका अपोनेंट एक काफ़ी पावरफुल बंदा था जिसने अपने हाथों में डबल ब्लेड्स पकड़ रखे थे। ये देखकर हानशन भी अपने वेपन्स के तौर पर डबल ब्लेड को चुनता है। ग्लैडिएटर प्लेटफॉर्म में वो लोग एक दूसरे से लाइव फाइट नहीं करते थे, बल्कि एक तरह की वर्चुअल फाइट होती थी। ऐसे में उन्हें चोट लगने का कोई खतरा नहीं था। इस वजह से हानशन यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर सकता था। इधर जब उसका अपोनेंट देखता है कि हानशन ने उसके जैसे डबल ब्लेड अपने हाथों में पकड़े हैं, उसने अपने वेपन के तौर पर डबल ब्लेड को चुना है, तो ये देखकर उस अपोनेंट को लगता है कि हानशन उसका मजाक उड़ा रहा है एंड अभी के लिए उसके अपोनेंट को गुस्सा आ जाता है। वो तेजी से हानशन की तरफ हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगता है। वो हानशन पर हमला करता है। उसका एक ब्लेड आगे था तो दूसरा ब्लेड पीछे था। यह भी एक तरह की टेक्निक थी, लेकिन हानशन बहुत इजीली इस हमले को डॉज कर देता है। ये देखकर उसका अपोनेंट हानशन पर दूसरा हमला करता है, लेकिन हानशन इस हमले को ब्लॉक कर देता है। वो डबल ब्लेड को बहुत अच्छी तरह से यूज़ तो नहीं कर सकता था, लेकिन उसे याद था कि उसने उस स्केलेटन बीस्ट से उसके खंजर यूज़ करने की टेक्निक सीखी थी। इस वजह से हानशन अभी के लिए काफ़ी अच्छी तरीके से इन डबल ब्लेड्स का यूज़ कर पा रहा था। उन दोनों के बीच फाइट जारी रहती है। हानशन को पता था एक म्यूटेंट इवॉल्वर जब इवॉल्व होता है तब उसकी फिटनेस 20 पॉइंट्स तक पहुंच जाती है, लेकिन हानशन अभी के लिए इवॉल्वर नहीं बना था। इसके बावजूद उसकी फिटनेस 20 तक पहुंच गई थी एंड एक काफ़ी ज़्यादा कमाल की बात थी। लेकिन उसका अपोनेंट लगभग 25 की फिटनेस वाला था। वो हानशन से ज़्यादा पावरफुल था, लेकिन अभी भी वो हानशन पर हावी नहीं हो पा रहा था। इस बात ने उस इवॉल्वर को हद से ज़्यादा गुस्सा दिला दिया था। वो हानशन को घूरते हुए कहता है, लगता है तुमने मुझे कम आंक लिया है, पर कोई बात नहीं, चलो अब रियल फाइट करते हैं। अब मैं तुम्हें अपनी रियल टेक्निक दिखाता हूँ। ये कहकर वो अपने दोनों हाथों में अपने डबल ब्लेड्स को पकड़ लेता है एंड अचानक से जोर से घूमना शुरू कर देता है। वो अभी के लिए इतनी स्पीड में घूम रहा था कि उसके चारों तरफ अभी के लिए एक टॉर्नेडो बन चुका था, जो तेजी से हानशन की तरफ बढ़ रहा था। एंड इससे पहले कि हानशन कुछ समझ पाता, वो टॉर्नेडो उसके पास पहुंच जाता है एंड अगले कुछ ही पलों में एक के बाद एक 13 ब्लेड्स आकर हानशन से टकराते हैं। हानशन उन्हें ब्लॉक करने की कोशिश करता है, पर उन्हें ब्लॉक नहीं कर पाता है। जब ये हमला खत्म होता है तब उसका अपोनेंट रुकता है एंड हंसते हुए कहता है, तुम चाहकर भी मेरे इन 13 ब्लेड्स नाम की टेक्निक को मात नहीं दे सकते हो। ये सुनकर हानशन के कान खड़े हो जाते हैं एंड वो डिसाइड कर लेता है कि वो अभी के लिए 13 ब्लेड्स नाम की टेक्निक सीख के रहेगा। इधर उसका अपोनेंट हानशन को हराने के लिए दोबारा से 13 ब्लेड्स कास्ट करता है। अभी के लिए उसके हमले तेजी से हानशन की तरफ बढ़ रहे थे। हानशन उन्हें ब्लॉक करने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार भी वो उन्हें ब्लॉक नहीं कर पाता है एंड उसकी हेल्थ और ज़्यादा कम हो जाती है। उसकी एचपी काफ़ी कम हो चुकी थी, लेकिन हानशन अभी भी हार मानने वाला नहीं था। उसका अपोनेंट एक और बार हानशन पर 13 ब्लेड से हमला करता है। उसका हमला तेजी से हानशन की तरफ बढ़ रहा था। अपोनेंट को लगा था इस बार के हमले से हानशन ज़रूर हार जाएगा, लेकिन जैसे ही उसके हमले हानशन की तरफ बढ़ते हैं, हानशन एक के बाद एक उसके 9 ब्लेड्स को ब्लॉक कर लेता है एंड लास्ट के 4 ब्लेड्स ही हानशन को लग पाते हैं। अभी के लिए उसके अपोनेंट को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो एक के बाद एक हानशन पर और भी कई बार 13 ब्लेड्स कास्ट करता है, लेकिन अब तो हानशन उसके लगभग सारे के सारे ब्लेड्स को ब्लॉक करना सीख गया था। हानशन की एचपी अब सिर्फ 5 बची थी। हानशन अब अपने अपोनेंट को एक बार के लिए घूरता है, जिसके बाद वो जल्दी से अपने दोनों हाथों में दोनों ब्लेड्स को पकड़ता है एंड अचानक से ज़ोरदार तरीके से घूमना शुरू कर देता है एंड अगले कुछ ही पलों में वो भी 13 ब्लेड्स का यूज़ करता है एंड अपने 30 ब्लेड्स के ज़रिए बहुत ही ईजिली अपने अपोनेंट्स को हरा देता है। हानशन ने अपने अपोनेंट को इतनी स्मूथली हराया था कि उसके अपोनेंट को अभी तक भरोसा नहीं हो रहा था कि वो हानशन से हार चुका है। वो बहुत ज़्यादा शॉक में था। वो रियलिटी एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहा था कि उसके अपोनेंट ने उसके ही अटैक से उसे हरा दिया है, उसकी मार्शल आर्ट टेक्निक से उसे हरा दिया है।
उसे याद था सिर्फ 13 ब्लेड्स को सीखने के लिए उसने अपनी 16 की एज तक फ्लाइंग स्ट्रीम की प्रैक्टिस की थी, जिसके बाद प्लस पॉइंट होने की वजह से वो 13 ब्लेड्स को सीख पाया था। लेकिन उसके अपोनेंट ने कुछ ही फाइट में 13 ब्लेड्स को सीख लिया था। इस वजह से उसे ये बात डाइजेस्ट नहीं हो रही थी। उसका फ्रेंड उससे शॉक होने का रीज़न पूछता है तो बताता है कि ग्लैडिएटर प्लेटफॉर्म पर उसकी फाइट एक ऐसे अपोनेंट से हुई जिसका आईडी नेम अ वॉरशिप सोल्जर था, एंड उस बंदे ने मुझे 13 ब्लेड टेक्निक से हरा दिया। ये बात सुनकर उसका दोस्त भी शॉक में था, क्योंकि वो जानता था कि उसका ये दोस्त 13 ब्लेड्स में कितना ज़्यादा माहिर था। इसके बावजूद वो हार गया था, मतलब सामने वाले अपोनेंट में ज़रूर कुछ ना कुछ बात तो होगी। लेकिन अभी के लिए अपने दोस्त का बदला भी लेना चाहता था। इस वजह से उसने डिसाइड किया था कि अगली बार जब भी ये वॉरशिप सोल्जर ऑनलाइन आएगा तब वो उससे अपने दोस्त का बदला ज़रूर लेगा। आइंस्टाइन अभी के लिए अपने कमरे में सो रहा था, तभी आधी रात को उसके पास एक कॉल आता है। आइंस्टाइन कॉल उठाकर कहता है, यांगली आखिर इतनी रात को तुमने मुझे फ़ोन क्यों किया है? तो इस पर यांगली कहती है, कैप्टन अभी के लिए स्टील आर्मर बेस के पास हमें एक नेस्ट मिला है। नेस्ट के बारे में सुनकर आइंस्टाइन तुरंत एक्साइटेड हो जाता है, क्योंकि अभी के लिए उसे पूरी उम्मीद थी कि उसे नेस्ट से एक सुपर बीस्ट सोल मिल जाएगी। यही सोचकर आइंस्टाइन तुरंत स्टील आर्मर बेस के लिए रवाना हो जाता है। अगले दिन वो स्टील आर्मर बेस में था। अभी के लिए नेस्ट के पास लगभग 3 ग्रुप्स खड़े हुए थे, जिनमें से एक था कॉर्ड शूटिंग ग्रुप, जो ऑब्वियसली यांगली का ग्रुप था। दूसरा था लिटिल फिंगर का ग्रुप एंड तीसरा था युआन का ग्रुप। ये तीनों ग्रुप अभी के लिए नेस्ट के पास आए थे। आइंस्टाइन को वहाँ देखकर सभी लोग कहते हैं कि आखिर पहले अंदर कौन जाएगा। इस पर सभी सोच ही रहे थे, तभी युआन कहता है, मेरे हिसाब से हमें यहाँ पर एक ड्रॉ करना चाहिए। सभी लोग ड्रॉ करने के लिए मान जाते हैं। ड्रॉ करने के बाद जब रिजल्ट आता है तब सभी को पता चलता है कि लिटिल फिंगर के ग्रुप को पहला चांस मिला था नेस्ट के अंदर जाने का, दूसरा चांस मिला था युआन के ग्रुप को एंड तीसरा चांस मिला था आइंस्टाइन को। इस बात से आइंस्टाइन को थोड़ा बुरा तो लगा था, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता था। गाइस, अगर आपको याद ना हो तो मैं बता दूं, लिटिल फिंगर का ग्रुप असल में ब्रदर फिस्ट का वही ग्रुप है जिसमें कुछ समय पहले लिटिल फिंगर था। लेकिन बाद में जब ब्रदर फिस्ट इवॉल्व होकर दूसरे डेमन वर्ल्ड में चला गया था, तब थंब ने इस ग्रुप को संभाला था एंड अब थंब भी दूसरे डेमन वर्ल्ड में जा चुका था। इस वजह से अभी के लिटिल फिंगर इस ग्रुप को संभाल रहा था। लिटिल फिंगर अपने सभी साथियों के साथ तैयार हो जाता है एंड सबसे पहले नेस्ट के अंदर एंटर करता है। सभी लोग बाहर खड़े होकर उनके लौटने का इंतज़ार कर रहे थे। लगभग आधे 1 घंटे बाद वो लोग बाहर आते हैं। सभी की हालत हद से ज़्यादा ख़राब थी। सभी खून से लथपथ थे एंड उनके कुछ ग्रुप मेंबर तो गायब भी थे। जल्दी से सभी लोग उनके पास जाकर कंडीशन के बारे में पूछते हैं, तो वो लोग बताते हैं कि अंदर बहुत सारे बीस्ट हैं एंड वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं। ऐसे में अंदर जो भी जाएगा तो उसके लिए सरवाइव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर फाइट करने के लिए जगह भी नहीं है। जो जगह है वो काफ़ी ज़्यादा नैरो है। ऐसे में कोई भी वॉरियर वहाँ पर फाइट कर ही नहीं सकता है। ये सुनकर अब युआन अपने ग्रुप के साथ अंदर एंटर करता है एंड कुछ ही पलों में वो लोग भी नेस्ट से बाहर आ जाते हैं। उनकी हालत भी काफ़ी ख़राब थी, लेकिन लिटिल फिंगर के ग्रुप से अच्छी ही थी एंड उनके ग्रुप के कोई भी लोग मारे नहीं गए थे। शायद वो लोग पहले से काफ़ी ज़्यादा कॉशियस थे। अब बारी थी आइंस्टाइन के ग्रुप की। आइंस्टाइन नेस्ट के अंदर जाने लगता है तो यांगली उसे केयरफुल रहने के लिए कहती है। आइंस्टाइन हाँ में सिर हिलाता है, जिसके बाद वो पीछे मुड़कर पूछता है, कौन कौन मेरे साथ अंदर आना चाहेगा। उसकी बात सुनकर गॉड शूटिंग ग्रुप से तो कोई आगे नहीं आता है, क्योंकि सभी को अपनी जान प्यारी थी। लेकिन कार्ड के साथ 2 और लोग आगे आ जाते हैं। ये लोग असल में गॉड शूटिंग ग्रुप से नहीं बल्कि स्पेशल टीम से थे। गाइस, अगर आपको अभी तक कन्फ्यूजन होगी तो मैं आपको ये बता दूं कि स्पेशल टीम असल में मिलिट्री से कनेक्टेड है। वहीं गॉड शूटिंग ग्रुप बस क्विंजुआन का एक ग्रुप है, जिसे क्विंजुआन ने स्टील आर्मर बेस में आकर बनाया था। उसका मिलिट्री से कोई खास कनेक्शन नहीं है। भले ही दोनों आपस में इंटरकनेक्टेड हों, लेकिन गॉड शूटिंग ग्रुप की कैप्टन अभी के लिए यांगली है। वहीं
स्पेशल टीम का कैप्टन हानशन है। ऐसे में दोनों का एक दूसरे से कोई खास कनेक्शन नहीं है। हानशन की बात सुनकर कार्ड और जो दो लोग आगे आए थे वो स्पेशल टीम से थे। हानशन इनमें से कार्ड को तो जानता था, लेकिन उन दोनों लोगों को नहीं जानता था। शायद ये स्पेशल टीम के नए मेंबर्स थे। इन तीनों के साथ हानशन नेस्ट के अंदर एंटर करता है एंड एंटर करने के बाद ही उसे समझ आ जाता है कि एंट्रेंस का पैसेज इतना ज़्यादा नैरो था। कुछ ही पलों में वो लोग शेल वॉल के पास पहुंच गए थे। यहाँ पर अभी के लिए कुछ शील्ड्स लगी हुई थीं, जिन्होंने शेल वॉल को ब्लॉक कर रखा था ताकि वो बीस्ट बाहर आकर किसी पर हमला ना कर सकें। वो लोग शेल वॉल के अंदर ज़्यादा तो नहीं देख पा रहे थे, लेकिन जितना भी देख पा रहे थे उससे वो इतना समझ गए थे कि शेल वॉल के दूसरी तरफ बहुत से खतरनाक बीस्ट हैं। इतने सारे बीस्टों को वहाँ देखकर अब उन लोगों को समझ आने लगता है कि लिटिल फिंगर एंड युआन की हालत इतनी ज़्यादा बुरी क्यों हो गई थी। कार्ड कहता है, हानशन, अगर हम आगे बढ़ते रहे तो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा मुसीबत हो सकती है। इस वजह से मेरे हिसाब से हमें यहाँ से जाना चाहिए। एंड जब ये बीस्ट इस नेस्ट से बाहर आ जाएंगे तब हम बाहर इनका सामना करेंगे, क्योंकि इस नैरो पैसेज में तो हमारे लिए इनका सामना करना लगभग नामुमकिन है। इस पर हानशन कहता है, तुम तीनों अभी के लिए पीछे हट जाओ, मैं एक बार तो ट्राई करना चाहूँगा, बिना ट्राई करे मैं यहाँ से जाने वाला नहीं हूँ। वो लोग हानशन को समझाते हैं, लेकिन हानशन किसी की बात मानने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि वो जानता था कि अगर एक बार ये बीस्ट बाहर आ गए तो बहुत से लोगों को अंदर आने का मौका मिल जाएगा। ऐसे में हानशन तब उस एग को फोड़ पाएगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं होगी। एंड इस वजह से हानशन अपने हाथों से एक सुपर बीस्ट सोल हासिल होने का मौका खो सकता था, जो हानशन बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकता था। इस वजह से उसने पीछे हटने का अपना इरादा लगभग पूरी तरह से इग्नोर कर दिया था। वो जल्दी से क्रिस्टल चींटियों के आर्मर को बुलाता है एंड लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। ये देखकर कार्ड कहता है, तो हम लोग भी यहीं पर तुम्हारे साथ रुकेंगे एंड ज़रूरत पड़ने पर तुम्हारी मदद करेंगे। हानशन भी अपना सिर हिलाता है एंड तेज़ी से शेल वॉल के पास आ जाता है। वो जल्दी से सभी शेल वॉल को हटा देता है। उसके हाथों में उसके सिल्वर ट्राइडेंट थे। हानशन अभी के लिए फाइट के लिए पूरी तरह से तैयार था। कार्ड भी वहीं पर मौजूद था ताकि हानशन को अगर ज़रूरत पड़े तो तुरंत हानशन की मदद कर सके। जैसे ही शेल वॉल हटती है, एक के बाद एक बीस्ट जल्दी से हानशन पर हमला करना शुरू कर देते हैं, लेकिन हानशन अपने हाथों में मौजूद ट्राइडेंट के ज़रिए एक के बाद एक उन्हें मारना शुरू कर देता है। हानशन उन बीस्टों को गाजर मूली की तरह काटते जा रहा था। अभी के लिए ये सब देखकर वहाँ मौजूद कार्ड एंड वो दोनों लोग शॉक थे। कुछ बीस्ट आगे भी निकल आते हैं, लेकिन कार्ड और वो दोनों लोग उन बीस्टों को संभाल लेते हैं। इधर हानशन एक के बाद एक सभी बीस्टों को मारे जा रहा था। उसकी इस काबिलियत ने सभी को चौंका दिया था। तभी एक बीस्ट पीछे से आकर हानशन पर हमला करता है, लेकिन हानशन उस दो मुंह वाले बीस्ट को बिना पीछे मुड़े ही मार देता है। हानशन के इस काबिलियत ने उन्हें शॉक कर दिया था। एक बंदा कार्ड से पूछता है, क्या कैप्टन हमेशा से ही इतने ज़्यादा पावरफुल थे? तो इस पर कार्ड कहता है, तुम लोग भरोसा नहीं करोगे, लेकिन वो शुरुआती से इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं था। एंड अभी के लिए वो जिस ब्लेड टेक्निक का यूज़ कर रहा है वो उसे मैंने ही सिखाई है। भले ही शुरुआती से वो पावरफुल नहीं था, लेकिन उसने कभी हार मानना नहीं सीखा है एंड इस वजह से आज वो इस लेवल पर पहुंच पाया है। ये कहकर कार्ड उन्हें हानशन के और ज़्यादा किस्से बताने लगता है। इधर हानशन ने लगभग सभी के सभी बीस्टों को मार दिया था एंड अभी के लिए उसका गोल्डन सैंडवॉर्म उन बीस्टों को खा रहा था। इधर हानशन उन सभी को वहीं पर छोड़कर सीधा उस अंडे के पास आ जाता है एंड अपने एक ही हमले में उस अंडे को फोड़ देता है। उसे पूरी उम्मीद थी कि उसे अंडे से एक सुपर बीस्ट सोल मिल जाएगी। तभी अंडा फूटते एक बीस्ट सोल निकलती है जो हानशन की बॉडी में चली जाती है एंड सिस्टम उस बीस्ट सोल को पहचानने की प्रोसेस शुरू कर देता है। इधर प्रोसेस चल रही थी, वहीं हानशन प्रे कर रहा था कि उसे एक सुपर बीस्ट सोल मिल जाए। कुछ ही पलों में सिस्टम अपनी प्रोसेस कंप्लीट कर लेता है एंड उसके पास नोटिफिकेशन आता है, आपको स्केयर्ड ब्लड रैंक की बीस्ट सोल डेमन सॉर्ड हासिल हुई है, जो एक तरह का एड ऑन वेपन है। ये सुनकर हानशन
थोड़ा निराश हो जाता है, क्योंकि अभी के लिए उसे एक सुपर बीच सोल नहीं मिली थी, लेकिन उसे जो भी मिला था वो सच में काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। स्केर्डबल रैंक की एक एड ऑन ये हानशेन के काफ़ी ज़्यादा काम आ सकती थी। एड ऑन बीच सोल उन बीच सोल को कहा जाता था जो किसी स्पेसिफिक टाइप की बीच सोल से जुड़कर उस बीच सोल की पावर बढ़ा सकती थी। अभी के लिए हानशेन को एक डेमन स्वॉर्ड एड ऑन मिली थी। अगर हानशेन इसका यूज़ किसी स्केर्डबल रैंक की स्वॉर्ड पर करता तो उसकी पावर लगभग 30 से 40% बढ़ जाती। ऐसे में हानशेन की ये काफ़ी ज़्यादा काम आने वाली थी। हानशेन इससे बहुत ज़्यादा खुश तो नहीं था, लेकिन वो निराश भी नहीं था। हानशेन वहाँ से ब्लैक हॉक मिलिट्री स्कूल लौट आता है एंड जल्दी से ग्लैडिएटर प्लेटफॉर्म पर लॉगिन करता है। उसके लॉगिन करते ही जल्दी से 13 ब्लेड वाले अपोनेंट को पता चलता है कि हानशेन ऑनलाइन है एंड वो अपने दोस्त को हानशेन से बदला लेने के लिए कहता है। उसका दोस्त जल्दी से हानशेन को मैच के लिए रिक्वेस्ट भेजता है एंड हानशेन उसे एक्सेप्ट भी कर लेता है। अभी के लिए उसका दोस्त एंड हानशेन आमने सामने खड़े हुए थे। हानशेन अपने अपोनेंट को घूर रहा था। इधर वो 13 ब्लेड वाला अपोनेंट इस मैच को देख रहा था। तभी वो देखता है कि वो अकेला नहीं है इस मैच को देखने वाला, वहाँ पर एक और बंदा है इस मैच को देखने वाला। वो उस बंदे को पहचानता था। वो कहता है, आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो इस पर वो बंदा कहता है, मैं अभी के लिए ग्लैडिएटर प्लेटफॉर्म पे था, तभी मैंने देखा वॉरशिप का सोल्जर ऑनलाइन है एंड एक मैच लड़ रहा है। इस वजह से मैंने जल्दी से इस मैच को एक्सपेक्ट करने का डिसीजन लिया। क्या उसके साथ जो अपोनेंट फाइट कर रहा है वो जू है? इस पर 13 ब्लेड वाला अपोनेंट हाँ में सिर हिला देता है। अभी के लिए वो दोनों उस फाइट को देखने लगते हैं। हानशेन का अपोनेंट जू नाम का एक बंदा था जो दबोचने की स्किल में बहुत ज़्यादा माहिर था। जू को लग रहा था कि हानशेन उसे फाइट करने के लिए 13 ब्लेड स्किल का यूज़ करेगा, लेकिन वो देखता है कि हानशेन ने तो अभी के लिए कोई वेपन लिया ही नहीं था। वो उससे निहत्था ही फाइट करने वाला था। ये देखकर उसे पहले तो कुछ समझ नहीं आता है, लेकिन फिर वो इस बारे में ज़्यादा नहीं सोचता है। कुछ ही पलों में फाइट शुरू हो जाती है। वो तेजी से हानशेन की तरफ बढ़ता है। ये देखकर हानशेन उस पर हमला करने लगता है, लेकिन जू बहुत इजीली हानशेन के हमलों को डॉज कर देता है एंड कुछ ही पलों में हानशेन के पास पहुंचकर अचानक से हानशेन के हाथ को पकड़ता है एंड इस तरह से ट्विस्ट करता है कि वो हाथ डिसलोकेट हो जाता है। उसने हानशेन के एक हाथ को बेकार कर दिया था एंड इससे हानशेन की एचपी भी थोड़ी कम हो गई थी। हानशेन समझ गया था कि उसका जो ये अपोनेंट है वो दबोचने की स्किल में काफ़ी ज़्यादा माहिर है। इस वजह से उसके लिए इसका सामना करना बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला है। लेकिन हानशेन हार मानने वाला नहीं था। उसका अपोनेंट हानशेन पर कुछ और हमले करता है एंड उन दोनों की फाइट काफ़ी देर तक जारी रहती है। हानशेन ने इस दौरान अपने अपोनेंट से काफ़ी कुछ सीख लिया था। अब वो जल्दी से अपने ईविल मंत्रा को एक्टिवेट करता है, जिससे हानशेन का हार्ट बहुत तेज़ी से बीट करना शुरू कर देता है। उसका ब्लड सर्कुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। अचानक से ही हानशेन की पावर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। उसकी फिटनेस 20 से बढ़ चुकी थी। हानशेन जल्दी से अपने अपोनेंट से फाइट करने जाता है, लेकिन उसका अपोनेंट दोबारा से उसे दबोचकर उसके हाथों और पैरों को डिसलोकेट करने लगता है। अभी के लिए वो दोनों लोग जो ये फाइट देख रहे थे, उन्हें ऐसा लग रहा था कि जू बहुत जल्द हानशेन को हरा देगा। ये वॉरशिप सोल्जर जू के सामने कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन तभी वो लोग देखते हैं कि अभी के लिए वॉरशिप सोल्जर जू की स्किल सीख रहा है एंड कुछ ही पलों में उसने स्किल सीख भी ली है। उन दोनों की आंखें खुली की खुली रह गई थीं। उन दोनों को यकीन ही नहीं हो रहा था कि फाइट के दौरान ही वॉरशिप के सोल्जर ने जू की स्किल को सीख लिया है। अभी के लिए उन लोगों को समझ आ रहा था कि पिछली बार की फाइट में हानशेन ने वॉरशिप के सोल्जर ने 13 स्लैश को सीखा था एंड अपने अपोनेंट को हराया था। अभी के लिए ये बात उन लोगों के लिए डाइजेस्ट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही थी, क्योंकि कोई भी इंसान इतने इजीली कोई भी मार्शल आर्ट टेक्निक कैसे सीख सकता था। ऐसा करना तो लगभग नामुमकिन होना चाहिए। इधर उनके मन में ये सब सवाल चल रहे थे, इधर हानशेन जल्दी से दबोचने की स्किल का यूज़ करता है, जिसे उसने अभी कुछ ही देर पहले सीखा था एंड अगले कुछ ही पलों में वो जू के एक के बाद एक सभी जॉइंट्स को डिसलोकेट करता है एंड कुछ ही पलों में
जू को हरा देता है। उसने इतने स्मूथली जू को हराया था कि अभी के लिए जू को ही भरोसा नहीं हो रहा था कि वो वॉरशिप के सोल्जर से हार चुका है। उसके लिए ये बात उसके लिए ये बात एक्सेप्ट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। लेकिन तो इतना समझ गया था कि वॉरशिप का जो एक सोल्जर है वो फाइट के दौरान ही अपने अपोनेंट्स की स्किल को सीख लेता है एंड उनका यूज़ अपने अपोनेंट को हराने के लिए करता है। तभी अचानक से वो लोग कुछ सोचते हैं एंड उनके मन में एक ख्याल आता है। 13 वाला बंदा कहता है, क्या उस लड़के को इस वॉरशिप सोल्जर में इंटरेस्ट होगा? एंड ये सुनकर वो लोग एक इंसान के बारे में सोचने लगते हैं। ये सभी गॉड वॉरियर फाइटिंग क्लब से थे एंड अभी के लिए जिस बंदे के बारे में सोच रहे थे वो असल में उनके बॉस का फेवरेट स्टूडेंट था। उनके बॉस ने उसे पर्सनली ट्रेन किया था एंड कोई भी नॉर्मल इंसान उसका अपोनेंट बनने के लायक नहीं था। उस बंदे का नाम हीजैन था। अभी के लिए इन लोगों ने डिसाइड कर लिया था कि वो हीजैन एंड वॉरशिप सोल्जर की आपस में फाइट करा कर रहेंगे। हाइंशन अभी के लिए बैठा हुआ था। वो काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा था। एविल मंत्रा यूज़ करने की वजह से वो एनर्जी ड्रेन हो गया था। अब उसके पास चलने तक की एनर्जी नहीं बची थी एंड वो बैठकर अपनी उसी एनर्जी को रिकवर कर रहा था। इस दौरान उसे पता चला था कि अभी कुछ दिनों पहले ही ग्लोरी शेल्टर के आसपास लोगों को एक बीस्ट दिखा है जो देखने में किसी टर्टल जैसा है लेकिन बहुत ज़्यादा पावरफुल है। उस बीस्ट को देखकर सभी ने उस बीस्ट पर स्केर्ड ब्लड रैंक के वेपन से तक हमला किया था, लेकिन वो लोग अपने इन वेपन से उस टर्टल पर एक खरोंच तक नहीं छोड़ पाए थे। ऐसे में हांशन समझ गया था कि ज़रूर वो टर्टल एक सुपर बीस्ट होगा। हांशन अभी के लिए सुपर बीस्ट ढूंढ रहा था। ऐसे में ये इंफॉर्मेशन उसके बहुत काम की थी। थका हारा हांशन अभी इन चीज़ों के बारे में सोच ही रहा था, तभी वहाँ पर जिया आ जाता है जो हांशन को पानी की बोतल ऑफर करता है। हांशन उस बोतल को ले लेता है एंड पानी पीना शुरू कर देता है। ये देखकर जिया कहता है, क्या तुम्हें डर नहीं है कि मैं इस पानी में जहर मिलाकर तुम्हें दे दूंगा? तो इस पर हांशन मुस्कुराते हुए कहता है, तुम जीवू के भाई हो एंड मुझे इस बात पर पूरा भरोसा है कि जीवू का भाई कभी भी ऐसी गिरी हुई हरकत नहीं करेगा। साथ ही साथ यहाँ पर आसपास कैमराज हैं, ऐसे में तुम ऐसा कुछ भी करने की हिम्मत नहीं कर सकते हो। इस पर जिया मुस्कुराने लगता है एंड उसे घूरते हुए कहता है, देखो हांशन, अभी के लिए मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता हूं एंड ना ही तुम्हारी फैमिली को नुकसान पहुंचा सकता हूं क्योंकि तुम सभी मिलिट्री प्रोटेक्शन के अंदर हो। लेकिन हाँ, मैं तुम्हारे दोस्त यांग की गर्लफ्रेंड को सीड्यूस ज़रूर कर सकता हूँ क्योंकि ऐसे में तो मिलिट्री कुछ नहीं कर सकती है ना। ये सुनकर अब हांशन उसे घूरना शुरू कर देता है। अब जिया उसके सर पर चढ़कर नाचने लगा था एंड हांशन अब इसे और ज़्यादा बर्दाश्त नहीं करने वाला था। वो कहता है, तुम्हारे भाई ने तुम्हें अच्छे से लेसन नहीं सिखाए हैं। कोई बात नहीं, मैं उसकी मदद करूँगा तुम्हें अच्छे से लेसन सिखाने में। मैं तुम्हारे चैलेंज को एक्सेप्ट करता हूँ। ये सुनते ही जिया बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। इधर अभी के लिए पूरा का पूरा ग्राउंड लोगों से खचाखच भरा हुआ था। सभी लोग इस बैटल को देखना चाहते थे। वो जानना चाहते थे जिया और हांशन में दोनों में से सबसे ज़्यादा पावरफुल कौन है। ज़्यादातर लोगों को ऐसा लग रहा था कि जिया हांशन से ज़्यादा पावरफुल है। अभी के लिए इस फाइट को देखने के लिए वहाँ पर कोच चैन एंड कोच सीटू भी आई हुई थी। कोच सीटू कहती हैं, आखिर आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? तो कोच चैन कहती हैं, आज से कुछ सालों पहले हांशन ने हमारी मदद की थी ब्लैक एंड वाइट बॉक्सिंग मैच जीतने में। ऐसे में आज मैं यहाँ पर उसे सपोर्ट करने आई हूँ। वैसे आपको क्या लगता है कौन जीतेगा? इस पर कोच सीटू कहती हैं, अभी के लिए कुछ कहा नहीं जा सकता है क्योंकि हांशन बहुत ज़्यादा पावरफुल है एंड उसके पास उसकी स्पिनिंग एरो टेक्निक है। लेकिन मैंने जिया को भी नोटिस किया है एंड मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि जिया जीवू से भी ज़्यादा पावरफुल है। ऐसे में
अभी के लिए मैं खुद कंफ्यूज हूँ कि दोनों में से कौन जीतेगा। इधर इन सभी चीज़ों से अनजान हानशेन और जिया दोनों बैटलफील्ड पर एंटर करते हैं। जिया भी के लिए एक बो उठाता है एंड हानशेन से कहता है, भाई हानशेन, मैं मैच शुरू करने से पहले आपको कुछ ट्रिक्स दिखाना चाहता हूँ। ये कहकर वो एक के बाद एक अपने बो से 10 एरो शूट कर देता है। उसके दसों के दसों एरो अलग अलग डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे थे, लेकिन कुछ ही पलों में उनकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है एंड वो सभी के सभी एरो सीधा जाकर बुलजाई पर लगते हैं। सभी लोग ये देखकर शॉक हो गए थे, खास करके कोच सीटू तो शॉक के साथ कहती हैं कि इसे स्पिनिंग एरो टेक्निक आती है। अभी के लिए उन्हें हानशेन का जीतना मुश्किल लगने लगा था, क्योंकि हानशेन के पास जो एकमात्र प्लस पॉइंट था वो थी उसकी स्पिनिंग एरो की टेक्निक। लेकिन अभी के लिए जिया को भी वो टेक्निक आती थी। ऐसे में अभी बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता था कि हानशेन के पास कोई प्लस पॉइंट था एंड वो इजीली फाइट जीत सकता था। हानशेन को अपनी ट्रिक दिखाने के बाद जिया कहता है, भाई हानशेन, क्या आप भी कोई ट्रिक दिखाना चाहेंगे? तो इस पर हानशेन कहता है, मेरे पास अभी के लिए इन चीज़ों के लिए टाइम नहीं है, चलो जल्दी से मैच शुरू करते हैं। ये कहकर वो एक जगह पर जाकर खड़ा हो जाता है। अभी के लिए जिया और हानशेन दोनों आमने सामने खड़े हुए थे। जिया ने 16.0 रेटिंग का बो लिया था, वहीं हानशेन ने अभी के लिए 11.0 रेटिंग का बो लिया था। कोच चैन कहती हैं, आखिर हानशेन ने इतना कमज़ोर बो क्यों लिया है? इस पर कोच सीटू कहती हैं, ये तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा है। शायद हानशेन, जिया एंड जीवू दोनों को 11.0 रेटिंग के बो से ही हराना चाहता है एंड एक इतिहास रचना चाहता है। अभी के लिए तो मुझे सिर्फ यही एक कारण समझ आ रहा है। उन दोनों के पास अपने सवालों का जवाब नहीं था। वो लोग बस फाइट देखकर अपने सवालों के जवाब पा सकते थे। जिया हानशेन को घूरते हुए मन ही मन सोचता है, हानशेन, आज तुम्हें हराकर मैं ये साबित कर दूंगा कि तुम मेरे भाई जीवू से बेहतर नहीं हो। ये कहकर वो एक के बाद एक 10-15 एरो हानशेन की तरफ शूट कर देता है। सभी के सभी एरो स्पिनिंग एरो थे, जो तेजी से अभी के लिए हानशेन की तरफ बढ़ रहे थे। लेकिन इतने सारे एरोस को बढ़ता देख भी हानशेन बस एक ही एरो निकालता है एंड उसे हल्के से इन एरोस की डायरेक्शन में शूट कर देता है। अभी के लिए 10 से 15 एरो जिनमें स्पिनिंग फोर्स थी वो हानशेन की तरफ बढ़ रहे थे एंड उन सभी का सामना करने के लिए हानशेन का एकमात्र एरो, जो बहुत ही धीमा था, वो अभी के लिए आगे बढ़ रहा था। सभी को लगने लगा था कि हानशेन ने फाइट से पहले ही हार मान ली है, इस वजह से उसने इतना बेकार अटैक किया है। किसी को भी नहीं लग रहा था कि हानशेन का ये एरो जो इतना ज़्यादा स्लो है वो ज़्यादा देर तक रुक पाएगा। लेकिन तभी सभी देखते हैं कि हानशेन का वो स्लो एरो एक के बाद एक जिया के सभी एरो से जाकर टकराने लगता है एंड जैसे जैसे वो जिया के एरो से टकरा रहा था, जिया के एरो नीचे गिरते जा रहे थे। पर इसमें कोई शॉकिंग बात नहीं थी, ये होना लाजमी था। लेकिन शॉकिंग बात ये थी कि जब भी वो जिया के किसी एरो से टकराता था तो उसकी स्पीड पहले से कई गुना बढ़ जाती थी। एक के बाद एक वो जिया के सभी एरो से जाकर टकरा जाता है एंड उन सभी को फेल कर देता है। जिया के सभी एरोज अभी के लिए नीचे गिर गए थे। वहीं हानशेन का वो एरो जिसकी स्पीड अब बहुत ज़्यादा हो चुकी थी, वो तेजी से जाकर जिया को लग जाता है एंड हानशेन अपने एक ही एरो से जिया को हरा देता है। अभी के लिए यहाँ पर क्या हुआ था ये किसी को समझ नहीं आया था, बस हानशेन ही जानता था कि यहाँ पर क्या हुआ है। सभी को लगता था स्पिनिंग एरो की पावर इस चीज़ पर डिपेंड करती थी कि कोई उसे कितनी पावर के साथ शूट करता था, बट ये बात हानशेन ही जानता था कि ये बात बिल्कुल गलत थी। स्पिनिंग एरो की पावर असल में इस चीज़ पर डिपेंड करती थी कि वो एरो कितनी ज़्यादा तेज़ी से रोटेट होता था। जिया के एरो बहुत ही ज़्यादा पावर के साथ शूट किए गए थे,
लेकिन वो ना के बराबर रोटेट कर रहे थे। वहीं हाइंशेन का एरो बहुत ही कम पावर के साथ शूट किया गया था, लेकिन वो बहुत तेजी से रोटेट कर रहा था। इस वजह से वो जिया के सभी एरोज को फेल करते हुए सीधा जाकर जिया को लग गया था एंड जिया हार गया था। वो शौक से अभी के लिए बैटलफील्ड पर पड़ा हुआ था। हाइंशन अपना बो रखता है एंड वहाँ से जाते हुए कहता है, जिया, अगर तुम्हें स्पिनिंग एरो की टेक्निक सीखनी हो तो मेरे पास चले आना, मैं तुम्हें सिखा दूंगा। ये कहकर हाइंशन वहाँ से चला जाता है। इधर कुछ सीटू कहती हैं, ये लड़का उन कुछ चुनिंदा लोगों में से है जिन्हें कोई हरा नहीं सकता है। वहीं वो लोग जिन्हें अभी तक ये लग रहा था कि हाइंशन ने जिया का चैलेंज इस वजह से एक्सेप्ट नहीं किया था क्योंकि वो जिया से डरता था, उन्हें अब समझ आ गया था कि हाइंशन ने जिया के चैलेंज को सिर्फ इस वजह से रिजेक्ट किया था क्योंकि उसने कभी जिया को सीरियसली लिया ही नहीं था। वहीं जिया भी अपनी हार से शॉक था, लेकिन उसने डिसाइड कर लिया था कि वो फ्यूचर में कभी ना कभी हाइंशन को ज़रूर हराएगा। एक रियल मैन कभी हार नहीं मानता है, वो जितनी बार गिरता है उतनी बार उठकर लड़ने के लिए तैयार हो जाता है एंड अपनी आखिरी सांस तक लड़ता है। जिया भी बिल्कुल ऐसा ही था। वो जानता था वो अभी हाइंशन को नहीं हरा सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि वो कोशिश करना छोड़ने वाला था। इधर हाइंशन वहाँ से अभी के लिए स्टील आर्मर बेस आ जाता है एंड अपनी ग्लोरी बेस तक का सफ़र शुरू कर देता है। हाइंशन अभी के लिए डार्क स्वैम्प से होकर गुजरने वाला था क्योंकि ग्लोरी बेस एंड स्टील आर्मर बेस के बीच में डार्क स्वैम्प आता था। हाइंशन डार्क स्वैम्प में मौजूद था, तभी उसे आसमान में डिवाइन आइलैंड दिखता है। हाइंशन डिवाइन आइलैंड देखकर पहले तो शॉक हो जाता है, लेकिन फिर वो जल्दी से अपने पंख निकालकर डिवाइन आइलैंड पर जाता है। अभी के लिए डिवाइन आइलैंड पर जाकर वो देखता है कि दो लोग एक वुल्फ बीस्ट से फाइट कर रहे हैं। दोनों के ही पास स्केयर्डबर्ड रैंक का आर्मर एंड स्केयर्डबर्ड रैंक के वेपन हैं, लेकिन वो दोनों बहुत ज़्यादा पावरफुल नहीं हैं। ऐसे में हाइंशन समझ गया था कि ज़रूर ये दोनों किसी पावरफुल एंड रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं, इस वजह से उनके पास इतनी अच्छी बीस्ट सोल हैं। वो दो लोग काफ़ी देर तक उस बीस्ट से फाइट करते हैं, लेकिन उसे हरा नहीं पाते हैं। तभी वो लड़का जिसका नाम एमजून था, वो जल्दी से हाइंशन के पास आता है एंड कहता है, भाई, दूर से फाइट देखने से अच्छा है क्यों ना तुम आकर इस फाइट में हमें ज्वाइन करो। इस पर हाइंशन कहता है, ठीक है, मुझे उस बात से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे ये बताओ कि आखिर कौन इसकी बीस्ट सोल एंड मीट रखेगा। तो इस पर एमजून कहता है, जो भी इंसान इस बीस्ट को मारेगा वही इसकी बीस्ट सोल और मीट रखेगा। ये सुनकर हाइंशन मुस्कुराता है एंड जल्दी से अपनी सिल्वर ट्राइडेंट निकालता है, जिसके बाद वो तेजी से उस बीस्ट की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है। अगले कुछ ही पलों में बीस्ट के सामने था। हाइंशन जल्दी से उससे फाइट करना शुरू कर देता है। अभी के लिए उसे इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस था कि उस बीस्ट को मार देगा कि उसने अभी तक अपना आर्मर तक नहीं पहना था। उसे पूरा भरोसा था वो इजीली इस बीस्ट को मार देगा। उसकी पावर अभी के लिए इतनी ज़्यादा थी कि पूरे डेमन वर्ल्ड का ऐसा कोई क्रिएचर नहीं था कि उसे कोई चोट पहुंचा सके। हाइंशन काफ़ी देर तक उस बीस्ट से फाइट करता रहता है। इधर एमजून और उसकी साथी वो लड़की इस फाइट को देख रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हाइंशन जब उस बीस्ट को इतने इजीली हरा सकता है तो उसे हरा क्यों नहीं रहा है। लेकिन कुछ ही पलों में एमजून को समझ आ जाता है कि हाइंशन अभी के लिए इस वजह से उस बीस्ट को नहीं मार रहा है क्योंकि वो उस बीस्ट के साथ अभी के लिए 13 मार्शल आर्ट टेक्निक की प्रैक्टिस कर रहा है। हाइंशन काफ़ी देर तक ये प्रैक्टिस जारी रखता है एंड जब उसका मन भर जाता है तो वो एक ही हमले में उस सिल्वर वुल्फ को मार देता है। उस वुल्फ के मरते ही हाइंशन की पावर स्क्रीन पर नोटिफिकेशन आता है, आपने
वाइल्ड वुल्फ को मारा है। आपको इसकी 20 सोल हासिल हुई है। 0 से 10 स्केयर्डबर्ड रैंक की जीन पॉइंट्स हासिल करने के लिए इसका मीट कंज्यूम कीजिए। ये सुनकर हाइंशन के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वो जल्दी से अपनी इस नई 20 सोल का टाइप चेक करता है। एक सवारी टाइप की 20 सोल थी। ये हाइंशान की पहली स्केयर्डबर्ड रैंक की सवारी होने वाली थी। इस वजह से वो थोड़ा एक्साइटेड था। हाइंशन को उस बीस्ट को मारता देख एंड उसकी बॉडी को वहाँ से ले जाता देख जल्दी से वो दोनों हाइंशन के पास आते हैं एंड कहते हैं, भाई अगर तुम इसकी 20 सोल एंड मीट हमें बेचोगे तो हम तुम्हें काफ़ी अच्छी कीमत दे सकते हैं। ये सुनकर हाइंशन उनसे कहता है, मैं अभी के लिए पैसों का भूखा नहीं हूँ, मुझे पैसे नहीं चाहिए। तो इस पर वो लोग पूछते हैं, तो फिर आखिर तुम्हें क्या चाहिए? इस पर हाइंशन उन्हें देखता है एंड मुस्कुराते हुए कहता है, अगर तुम्हें इस वाइल्ड वुल्फ की 20 सोल एंड इसका मीट खरीदना है तो मैं तुम्हें वो बेच सकता हूँ, लेकिन इसके बदले में तुम्हें मुझे एडवांस डेमन वर्ल्ड की एक स्केयर्डबर्ड रैंक की 20 सोल देनी होगी। ये सुनकर वो दोनों शॉक हो जाते हैं एंड वो लड़की गुस्से में कहती है, क्या तुम पागल हो? क्या तुम नहीं जानते हो एडवांस डेमन वर्ल्ड का एक प्रिमिटिव रैंक का बीस्ट भी हमारे इस डेमन वर्ल्ड के स्केयर्डबर्ड रैंक के बीस्ट से कई गुना ज़्यादा पावरफुल होता है। आखिर तुम ये जानते हुए भी ऐसी डिमांड कैसे रख सकते हो? इस पर हाइंशन कहता है, अगर तुम्हारे पास स्केयर्डबर्ड रैंक की 20 सोल नहीं है तो तुम्हें फालतू की बकवास करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे अभी के लिए तुम्हें नहीं बेचना है। ये कहकर हाइंशन वहाँ से जाने लगता है। ये देखकर वो लड़की एम जुन से कहती है कि हम उसे ये सब ऐसे ही ले जाते हुए देखते रहेंगे, कि हम उसे रोकने की कोशिश नहीं करेंगे। तो इस पर एम जुन कहता है, तुमने शायद देखा नहीं, उस लड़के ने 13 मार्शल आर्ट टेक्निक का यूज़ किया था एंड अभी कुछ ही देर पहले उसने फ्लाइंग स्ट्रीम मार्शल आर्ट टेक्निक का भी यूज़ किया है, जो वॉरियर गॉड फाइटिंग क्लब की एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक है जिसे हर कोई नहीं सीख सकता है। इस बंदे को टेक्निक आती है, मतलब ये लड़का ज़रूर कोई नॉर्मल इंसान नहीं होगा। ये सुनकर वो लड़की भी अपना सिर हाँ में हिलाती है। इधर वो लोग अब हाइंशन के पास जाते हैं एंड उससे पूछते हैं कि आखिर वो कहाँ जा रहा है। तो इस पर हाइंशन उन्हें बताता है कि वो कॉपर माउंटेन्स की तरफ जा रहा है। इस पर वो दोनों कहते हैं कि वो हाइंशन की मदद कर सकते हैं उसे कॉपर माउंटेन तक ले जाने में, क्योंकि उन लोगों को पता है कि कॉपर माउंटेन में वो टर्टल बीस्ट कहाँ पर है। ये सुनकर हाइंशन भी मान जाता है एंड अब इसी के साथ हमारा एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है।